लिख ली थी और उसके बाद जो थर्ड वॉल्यूम वो नहीं लिख पाया था, उससे पहले ही वो एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गया था और किस तरीके से उसकी डेथ हो गई थी, मतलब डेथ नहीं, मतलब उसको कत्ल कर दिया था उसका। उसके बाद हम देखेंगे कि अकबरनामा में हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द एम्पायर एंड द सोशल कंडीशंस एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस एंड इसके अलावा कल्चरल इवेंट्स भी उसमें इंक्लूड किए गए थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें उसमें मिलती है। अब देखेंगे कि अबुल फजल ने किस लैंग्वेज में लिखा। वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में उसने लिखा, बहुत ही क्या बोलते हैं रिफाइंड लैंग्वेज में उसने लिखा था। एंड इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो एक रिदमेटिक फॉर्म में है। रिदमेटिक फॉर्म माने कि उसमें एक रिदम है। जब हम उसको जब पढ़ते हैं उसको, तो पढ़ने के समय एक अपने आप ही एक लय बन जाती है। As texts were often read aloud, this Indo-Persian style was patronized at court. और ये जो इंडो पर्शियन स्टाइल थी, इंडो पर्शियन मीन्स इट वाज नॉट प्योर पर्शियन, इट वाज नॉट प्योर इंडियन, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड पर्शियन। ठीक है, तो इसका जो तरीका था, वो लैंग्वेज जो थी वो कैसी थी, इंडियन एंड पर्शियन बोथ, दोनों की दोनों लैंग्वेज जो है वो इसमें कंबाइन करके यूज की गई थी। And there were a large number of writers who wanted to write like Abul Fazl, और अबुल फजल की तरह बहुत सारे राइटर्स लिखना चाहते थे, because they were very much impressed about from Abul Fazl। हाँ, अब हम आगे चलेंगे, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, अब ए पीपल ऑफ अबुल फजल अब्दुल हमीद लाहौरी, ये आपको ध्यान रखना है। ए पीपल ऑफ अब्दुल फजल अबुल फजल अब्दुल हमीद लाहौरी इज नोन एज द ऑथर ऑफ द बादशाह नामा। माने कि जो अबुल फजल थे, अबुल फजल के एक प्यूपिल थे, प्यूपिल एक शिष्य थे उनके, उनका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। याद रखेंगे आप नाम, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, इज नोन एज द ऑथर ऑफ द बादशाह नामा। बादशाह नामा जो बुक लिखी गई थी, उसके ऑथर कौन थे? उसके ऑथर थे अब्दुल हामिद लाहौरी। एम्परर शाहजहां, माने ये जो बुक थी वो किसके बारे में लिखी गई थी? शाहजहां के बारे में लिखी गई थी। हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट्स कमीशन्ड हिम टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन मॉडल्ड ऑन द अकबरनामा। माने कि शाहजहां ने उनको कमीशन किया था, क्योंकि उनके बारे में सब सुना हुआ था और अकबरनामा की तर्ज पर, अकबरनामा के जैसे, अकबरनामा जिस तरह से लिखा गया था उसी तरीके से उनको कमीशन किया गया था ये लिखने की, बुक लिखने के लिए। The बादशाहनामा is this official history in 3 volumes। बादशाहनामा एक ऑफिशियल हिस्ट्री है इन 3 वॉल्यूम्स, उसके 3 वॉल्यूम है और उन वॉल्यूम को दफ्तर कहा जाता है। वॉल्यूम्स को क्या कहा जाता है? दफ्तर। तो बादशाहनामा एक बुक है और इस बुक के 3 वॉल्यूम है और इन वॉल्यूम को दफ्तर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे हम कि द बादशाहनामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स ऑफ दफ्तर्स ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स। 3 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स माने दफ्तर ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स। किसके किसके? ये 10 ल्यूनर ईयर्स। ल्यूनर ईयर्स का मतलब क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं चांद की जो है ना, क्या बोलते हैं उस पे रिवॉल्यूशन पर जो है ना वो डिपेंड करता है। माने कि चंद्र जो है वर्ष जिसे कहा जाता है, सोलर ईयर से ये छोटी होती हैं। तो इसको 10 ईयर्स, वो जो 10 ईयर्स है वो कौन से हैं? वो ल्यूनर ईयर है, सोलर ईयर नहीं है। 10 ल्यूनर ईयर्स का डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा गया है। 1627 टू 1447 तक का जो पीरियड है उसके बीच के टाइम में से लिखा गया है, उसके बीच का पीरियड जो है ना उसमें लिखा गया है। These volumes were later revised by सादुल्ला खान। इन वॉल्यूम्स को बाद में रिवाइज किया सादुल्ला खान ने। अब्दुल हामिद लाहौरी ने जिस बुक को लिखा था उसमें 3 वॉल्यूम थे, उन वॉल्यूम्स को बाद में उनको रिवाइज किया, माने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। किसने किया? सादुल्ला खान ने। शाहजहां वजीर, सादुल्ला खान वाज द वजीर ऑफ शाहजहां। ठीक है, इनफर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज। नाउ जो लाहौरी थे, लाहौरी जो थे अब्दुल हामिद लाहौरी, वो जो है बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द थर्ड डिकेड, इसलिए वो जो है ना आगे की जो बुक थी जो उसको पूरा नहीं कर पाए। थर्ड डिकेड माने तीसरे दशक का उसको पूरा नहीं कर पाए। विच वॉज देन क्रॉनिकल्ड बाय द हिस्टोरियन वारिस।
उसको बाद में जो है ना वो किसने लिखा, वारिस ने लिखा। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। इसको इसको ध्यान से पढ़ना भी है, साथ में इसको लिखना भी है। लिख करके रखोगे कि किसने क्या किया था। ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे, अबुल फजल कौन थे, बादशाहनामा किसने लिखा, और जो है उसके उसके बाद जो है ना वो जो वजीर थे सादुल्ला खान, वो किसके वजीर थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, कौन से पार्ट लिखा, और उसके बाद जो है ना फिर जो लास्ट में आता है आपका वारिस, वो वारिस ने क्या लिखा, ये आप लोग क्लियर लिख लेना, अलग अलग लिख लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि इसी तरीके के कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं कि किस पीरियड का क्या लिखा गया, दफ्तर किसे कहते हैं, ये वॉल्यूम किसने लिखा, और उसका पीपल कौन था, है ना, वजीर कौन था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है ना ये वाला पैराग्राफ ध्यान से करेंगे। और अब जो है ना आप लोगों के पास आता है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड British administrators began to study Indian history and to create an archive of knowledge about the subcontinent to help them better understand the people and the cultures of the emperor they sought to rule. कोई भी बाहर की ताकत या कोई भी विदेशी जब इंडिया में आए तो सबसे पहले उनका काम ये होता था कि वो इंडियन टेक्स्ट्स को पढ़ते थे। दे ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, फिर वो वहां के जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे उनको पढ़ने की कोशिश करते थे। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर देम, वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर देम बिकॉज उनको उसको पढ़ करके उन लोगों को जिस रीजन में वो आए हैं वहां के बारे में पता चलेगा। मतलब चाहे वो सोशल सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, अगर कहीं जाकर के आपको किसी तरह की सोसाइटी को, किसी दूसरे कंट्री के लोगों को समझना है, तो जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट्स। आप कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है उनको आप ले लीजिए और आप उनको आप स्टडी कीजिए। यू वुड कम टू नो अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स जो आप जानना चाहते हैं, और उसमें उनके बारे में आपको ये भी पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड फॉर एनी पावर और एनी यूरोपियन कंट्री और एनी फॉरनर कि वो किसी भी कंट्री में, रीजन में जब हुकूमत करने के लिए आते हैं या वहां उनका जो इरादा है वो लंबे समय तक वहां पे रहने का है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो वहां के सोसाइटी को समझे, वहां के जो सिस्टम है उसको समझे। अगर वो उसको समझ लेते हैं तो वो उनके लिए समझ लेते हैं तो उनके लिए वहां पे रूल करना, वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना आसान हो जाता है। तो दिस वाज द टाइम व्हेन द यूरोपियंस केम स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड रीडिंग दीज टेक्स्ट। अब उनको तो वो चीजें तो नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, उनका ट्रांसलेशन करवाते थे। जब उनको लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेशन करवाते थे। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784। याद रखना है आपको, एशियाटिक सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन बंगाल बाय सर विलियम जोन्स, अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन। इन्होंने क्या काम लिया, एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन। माने उसमें एडिटिंग करते थे, उसकी प्रिंटिंग करते थे और लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करते थे ताकि उनको समझ में आ सके। एडिटेड वर्जन्स ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी। जो इनका एडिटेड वर्जन था वो पहले किसने प्रिंट किया, एशियाटिक सोसाइटी ने प्रिंट किया। Nama were first published by the Asiatic Society in the 19th century. In the early 20th century, the Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge. याद रखना है आपको, हेनरी बेवरिज। Who was Henry Beveridge? उसने एक ट्रांसलेटर था जिसने कि अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। He translated Akbarnama into English. After years of hard labor, only excerpts of the Badshahnama have been translated into English to date. The text in its entirety still awaits translation. अब देखो, किसी भाषा की बुक को, टेक्स्ट को अगर हम किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं
तो आप लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वर्ड्स नहीं आ पाते हैं और एग्जैक्टली वही मीनिंग उनका नहीं निकल पाता है। अ, जैसे कि आजकल आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं ये आपको साउथ इंडियन फ़िल्म्स हैं, उनको डब करके जो है ना वो हिंदी में दिखाया जाता है, तो आप देखते हैं ना कि उनकी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से होती है। तो वो जो क्या बोलते हैं इमोशंस हैं वो नहीं आ पाते जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ओरिजिनल जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो। तो इसी तरीके से देयर आर सर्टेन बुक्स व्हिच आर नॉट ट्रांसलेटेड येट। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वो जो क्या बोलते हैं इंदु लेखा बुक थी उसका ट्रांसलेशन शुरू किया गया था बट कुड नॉट बी कंप्लीटेड। बीच में उसको छोड़ना पड़ा था, ठीक है? अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो टोटल हमने टेक्स्ट वगैरह के बारे में जो हमें पढ़ना था कि कौन से किसने कौन सी बुक लिखी वो हम पढ़ चुके कि हमने देखा कि रूल किस किसने कब कब किया, ठीक है, वो हमने देख लिया। बुक्स कैसे प्रिंट की गई वो हमने पढ़ना पढ़ना शुरू किया, पढ़ लिया। मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे तैयार किए गए वो पढ़ लिया। कौन सी लैंग्वेज यूज की गई वो पढ़ लिया। कौन राइटर थे वो पढ़ लिया और उनकी जो बुक्स थी उसमें इम्पोर्टेंट जो राइटर्स थे वो कौन-कौन से थे और उनके कौन-कौन से वॉल्यूम्स थे, उन वॉल्यूम्स में क्या दिया गया है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि इन क्रॉनिकल्स में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, उनको अब इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि किंगडम के बारे में बुक्स में टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। व्हाट इज रिटन अबाउट द किंगडम, मतलब किंगडम जो है वो साम्राज्य जो है वो जैसे मुगल किंगडम है तो मुगल किंगडम के बारे में क्या लिखा गया है, इस साम्राज्य के बारे में क्या मेंशन किया गया है। तो अब हमें इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये इसको डिलीट नहीं किया गया है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो कुछ हद तक इससे आपको आसान लगता है लेकिन वो डिलीट हो चुका है। इस लेसन को आप बहुत अच्छे से करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं और आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। आप लोग बल्कि जो है ना क्या बोलते हैं जब एक छोटे नोट्स सॉर्ट ऑफ तैयार कर लीजिए और उसमें जो है ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फुल क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द इम्पोर्टेंट टर्म्स और इम्पोर्टेंट लाइंस जो है ना या इम्पोर्टेंट ईयर्स जो है वो आप उसमें मेंशन कर लीजिए। सो नाउ कम द आइडियल किंगडम। आइडियल किंगडम मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है कि जो भी रूलर होते हैं वो हमेशा अपने आप को ये शो करते हैं, वो ये जाहिर जाहिर करते हैं कि दे आर डिवाइनली, उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, इसीलिए वो सब पर हुकूमत करने के लिए आए हैं। उनको स्पेशल मतलब पावर्स हैं, उनको स्पेशल पावर्स है और उनको सीधा जो ये पावर है ना वो भगवान से मिल रही है, आशीर्वाद है उनके पास। माने उन्होंने अवतार लिया है हुकूमत करने के लिए, शासन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही जो है ना सभी रूलर सोचते थे। ब्रिटिशर्स जब आए थे, यूरोपियंस जब आए थे तो उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था। उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था कि उन्होंने भी यही कहा था कि जो व्हाइट मैन है उनका जन्म इसलिए हुआ है कि वो ब्लैक मैन का बर्डन उठा सके। ऐसा वो लोग कहते थे, तो ऐसा उनका मानना था। इन द सेम वे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आइडियल किंगडम है, आदर्श किंगडम, ठीक है, वो क्या चीज है और क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ए डिवाइन लाइट। ये डिवाइन लाइट क्या मतलब है डिवाइन लाइट का, ठीक। Court chroniclers drew upon many sources to show that the power of the Mughal kings came directly from God. मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है, आई थिंक आपको और बताने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी क्रॉनिकलर्स थे, क्रॉनिकलर्स माने दोज हु वर एंगेज्ड इन राइटिंग क्रॉनिकल्स वर क्रॉनिकलर्स। तो क्रॉनिकलर्स जो है वो ये बताते थे, वो ये मानते थे कि जो है क्या बोलते हैं जो रूलर्स हैं वो क्या है, वो जो है डायरेक्टली उनको गॉड से जो है ना वो क्या मिला हुआ है, पावर मिली हुई है, गॉड से उनको जो है ताकत मिली हुई है। One of the legends that they narrated was that of the Mongol queen Alenquaa। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पर कि एक ऐसा इंसिडेंट उन्होंने बखान किया है, एक ऐसा इंसिडेंट का उन्होंने चर्चा की है अपनी क्रॉनिकल्स में और कहा क्या है कि एक मंगोल क्वीन थी जिनका नाम था एलेंकुआ।
मंगोल क्वीन, उनका नाम क्या था? एलेंकुआ, हु वर इम्प्रीग्नेटेड बाय ए रे ऑफ सनशाइन। रे ऑफ सनशाइन माने सूरज की किरण, सूरज की किरण वाइल रेस्टिंग इन हर टेंट, अपने टेंट में जब वो रेस्ट कर रही थी तो उनको जो है ना क्या हुआ था, उनको एक सूरज की किरण जो है ना उससे उनको क्या मिली थी? ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, उनको वहां से नॉलेज मिली थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको वहां से प्रेरणा मिली थी। ठीक है। द ऑफस्प्रिंग शी बोर कैरीड दिस डिवाइन लाइट एंड पास्ड इट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि कुंती ने सूर्य से वरदान प्राप्त किया था और उनके जो है ना उनके पुत्र हुए थे, तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर कर्ण पैदा हुआ था। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है वो क्या है कि जो सनशाइन से जो क्वीन एलेंकुआ को जो सनशाइन की वजह से जो उनको क्या बोलते हैं वरदान प्राप्त हुआ, और उस वरदान के तहत जो ऑफस्प्रिंग माने जो मतलब यहाँ पे तो बच्चा कहा जाएगा, पैदा हुआ, वो क्या हुआ कि वो एक डिवाइन लाइट लिए हुए था। डिवाइन लाइट माने कि जो है उसको एक रोशनी, एक जो है ना दैवीय रोशनी प्राप्त थी। जैसे कर्ण जो है वो पैदा हुए थे तो कुंडल और जो है कवच के साथ पैदा हुए थे, तो इसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो एक जो है डिवाइन लाइट के साथ पैदा हुए थे, और एंड पास्ट इट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जन, और ये जो डिवाइन लाइट है इट पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आपको ये कहना होगा कि आप मैडम ये तो मंगोल की बात कर रहे हैं, हम मुगल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रॉम मदर साइड मुगल्स वर द डिसेंड्स ऑफ मंगोलियंस। फ्रॉम मैटरनल साइड मुगल्स वर द डिसेंड्स ऑफ मंगोलियंस। ठीक है, तो चंगेज खान के डिसेंड्स थे ये। Abul Fazl placed Mughal kingship as the highest station in the hierarchy of objects receiving light emanating from God. ईश्वर से, गॉड से जो लाइट मिलती है, लाइट रोशनी मिलती है, उसमें अबुल फजल ने जो किंग्स है, मुगल किंगशिप है, मुगल किंगशिप माने मुगल राजा, मुगल किंग्स को सबसे ऊपर रखा है, सबसे ऊपर रखा है माने इनको हाई स्टेटस मिला हुआ है, इनको जो है ना हाई क्लास में रखा गया है, कि इनको जो है ना गॉड से सीधी कृपा मिली हुई है, सीधी इनको जो है ना कृपा मिली है, सीधी इनको जो है ना रोशनी मिली है, सीधी इनको रोशनी मतलब इनको इनको डिवाइन पावर्स मिली हैं। एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड फॉर इजादी, क्या बोलते हैं इसको? फॉर रिसीव लाइट, ये जो मिल रही है इसको क्या बोलते हैं? फॉर इजादी। Here he was inspired by a famous Iranian Sufi, Shihabuddin Sohrawardi, who first developed this idea. वो किससे प्रभावित था? वो एक जो है राइटर से, इरानियन सूफी राइटर से प्रभावित था, और ये इरानियन सूफी राइटर, इसका नाम क्या था? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, हु फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया, जिसने पहली बार इस आइडिया को डेवलप किया था। तो अबुल फजल उससे प्रभावित थे। अबुल फजल किससे प्रभावित थे? अबुल फजल प्रभावित थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी से, और ये कौन थे? एक ईरानियन सूफी राइटर थे। According to this idea, there was a hierarchy in which the divine light was transmitted to the king, who then became the source of spiritual guidance for his subjects. और according to this idea, मतलब ये एक क्या थी? ये एक वंशानुगत परंपरा थी कि एक वंश से या एक रूलर से, एक किंग से दूसरे को, मतलब दूसरे जो उसका उत्तराधिकारी है उसको ये डिवाइन लाइट जो है वो ट्रांसफर की जाती थी। दिस डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या वन रूलर टू अनदर रूलर। ठीक है, और फिर वो कैसे बिहेव करता था? वो जो है ना एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह से बिहेव करता था फॉर हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो एक जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह से काम करता था, माने हर तरीके से उन लोगों के लिए वो क्या था? एक सुपर नेचुरल पावर बन जाती थी। पेंटिंग्स दैट अकम्पनीड द नैरेटिव। अब आप कहेंगे कि मैडम ये बात कैसे हम माने?
तो आप देखेंगे कि उस समय की कुछ पेंटिंग्स ऐसी आपको दिखाई देंगी कि जिसमें किंग के चारों तरफ जो है वो एक जो है जैसे किंग उसने जो पगड़ी पहनी हुई है, उस पगड़ी के चारों तरफ जो है वो आपको जैसे सूर्य की किरणें निकलती हुई नज़र आती हैं, तो एक रिंग आपको नज़र आएगा, उस रिंग से जो है ना वो लाइट नज़र आएगी आपको। तो ऐसा जो है वो पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में ड्रॉ किया गया है। तो जो ये पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में ड्रॉ किया गया है, ये क्या है? ये इस बात का एविडेंस है, इस बात का सबूत है कि वो लोग ऐसा मानते थे और एक्चुअली ऐसा था। ऐसा वो लोग मतलब उनके हिसाब से तो एक्चुअल बात है ये। उनके हिसाब से तो ये बात जो है ना बिल्कुल सच्ची है, ठीक है? तो paintings that accompanied the narrative of the chronicles transmitted these ideas in a way that left a lasting impression on the minds of viewers. माने कि इस तरह की इमेज बनाते थे कि जो देखने वाले थे उनके दिमाग पर एक हमेशा न मिटने वाली, कभी न मिटने वाली एक छवि बन जाती थी। Mughal artists from the 17th century onwards began to portray emperors wearing the halo. इसको क्या कहा जाता था? ये जो मैंने आपको बताया कि एक सर्कल होता था और सर्कल से जो है ना वो रोशनी निकलती हुई दिखाई देती थी, इसको कहा जाता था बेटा हेलो। हेलो कौन-सा? HELLO नहीं, HALO हेलो। क्या बोलते थे इसको? HALO हेलो बोला जाता था इसको एंड व्हिच दे सॉ ऑन यूरोपियन पेंटिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्जिन मैरी टू सिंबलाइज द लाइट ऑफ गॉड। और ये वाली जो हेलो है, ये हेलो जो है वो जीसस मैरी जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट की जो मदर थी, मैरी, उनके भी चारों तरफ जो है वो इस तरह की डिवाइन लाइट दिखाई गई है। तो अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो आइडिया था डिवाइन लाइट वाला या ये जो डिवाइन पावर्स वाला जो आइडिया था कि जो किंग्स हैं वो डिवाइन पावर्स हैं और उनको जो है ना गॉड ने भेजा है, ये आइडिया पूरे वर्ल्ड में सभी रूलर्स कोई भी रूलर कहीं भी किसी भी रीजन का आप देख लीजिए, तो सबके पास में सब लोग ऐसा ही सोचते थे, सब लोग ऐसा ही मानते थे। ये आइडिया कैसे सब लोगों को इतना इतना कॉमन, इतना यूनिफॉर्म आइडिया सब जगह कैसे पहुँच गया? तो कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपती थी या जो है ना रेडियो पर जो है ना या टेलीविज़न पर जो है ना कोई न्यूज़ जो है ना बोली जाती थी या सुनाई जाती थी। फिर ये कैसे मुमकिन था? कैसे कैसे पॉसिबल था? ये आप लोग देखेंगे कि जो टेक्स्ट है, ये उनके थ्रू हालाँकि रिसोर्सेज़ कम थे, लेकिन पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और किंग्स, रूलर्स इनकी जो बिलीफ्स होते थे, आइडियाज़ होते थे या इनके जो थिंकिंग होती थी, इनके जो काम करने के तरीके होते थे, वो सब जगह फैलते थे। और इसी तरीके से जो है वो आप देख रहे हैं कि जब हमने कुषाण रूलर्स के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी। हमने मॉडर्न सेंचुरी में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो भी हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं और कुछ हद तक तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई लीडर है या कोई भी जो है ना अब आप मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है या कोई जो है ना किसी और पद पर बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये एक कोई सुपर नेचुरल पावर है या उसको जो है ना भाग्य उसका ऐसा है, प्रबल है, उसको जो है ना ऐसी ताकत मिली है, उसके कर्म अच्छे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा मान लेते हैं, सोच लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब बातें जो है वो कॉमन होती हैं और ये सभी जगह सभी लोग जो है वो सभी कैटेगरीज़ के, सभी रीजन्स के लोग जो है ना ऐसा ही सोचते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे ए यूनिफाइंग फोर्स। ए यूनिफाइंग फोर्स इससे आपको जो है ना पता लग जाएगा कि यूनिफाइंग फोर्स का मतलब क्या है। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब है कि जो है अ, सबको एक यूनाइट करना, सबको एक करना, सबको जो है ना एक साथ लेकर के चलना। मुगल किंग्स की हम बात कर रहे हैं एंड मुगल किंग्स वर नॉट द ओरिजिनल किंग्स ऑफ इंडिया। मुगल रूल एस्टेब्लिश जिसने किया बाबर ने, ही केम फ्रॉम फरगना, फ्रॉम मिडल ऑफ द ईस्ट। ये इंडिया में आया था, एशियन कंट्रीज से आया था इंडिया में और वहां से इसको भगा दिया गया था। उसने इंडिया में आके शरण ली एंड अपनी ताकत के बल पर उसने यहाँ पर रूल एस्टेब्लिश कर लिया। उसके जो डिसेंट्स थे उनको मुगल किंग्स कहा गया। वो खुद भी मुगल किंग था और उनके जो डिसेंट्स थे उनको भी सबको मुगल किंग कहा गया। इंडिया
एक बहुत ही एंशिएंट कंट्री रहा इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग थे। जब मुगल्स इंडिया में आए उससे पहले बहुत सारे धर्म यहाँ पर पॉपुलर थे। यहाँ पर हिंदू धर्म था, सिख, बौद्ध, सिख धर्म हालांकि बाद में आया था, लेकिन सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अब ये पर्शियन भी आ गए थे, इस्लाम। तो इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहा करते थे। एंड अबव ऑल जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हिंदूज मेजोरिटी में थे। अदर रिलीजन के जो लोग थे वो कम थे, मेजोरिटी वर हिंदूज। तो अब यहाँ पे हमारे लिए सोचना क्या है या हमें देखना क्या है कि इतने सारे धर्म के लोगों को क्या जो है ना उनको यूनाइट करके रखना, उनको एक करके रखना, उनको जो है ना मतलब उनको धर्म के नाम पर बांटना नहीं है, बल्कि उनको धर्म के नाम पर जो है ना उनको मतलब एक डाइवर्सिटी को अपनी ताकत बनाना, इसको हम कहेंगे यूनिफाइंग फोर्स। Mughal chronicles present the empire as comprising many different ethnic and religious communities. I have already explained you. और इसमें आप देखेंगे कि as the source of all peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups, mediated among them, and ensured that justice and peace prevailed. Now, since it was the duty of the ruler to establish peace in his territory, in his kingdom, so it was necessary that he himself should not behave religiously. धर्म के हिसाब से उसको बिहेव नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी रूलर है वो जो है धर्म से ऊपर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस या इक्वल जो है देखना चाहिए। तो ऐसा कोई भी किंग, कोई भी रूलर जो है उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है, अगर वो चाहता है कि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, या सभी चाहता है कि उसके साम्राज्य में, उसके किंगडम में शांति स्थापित रहे। तो ये एक प्री कंडीशन है एंड एक एसेंशियल कंडीशन है जिस दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो अकबर ने इस बात को समझा, अकबर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर वो सभी धर्मों के लोगों के साथ में इक्वल बिहेव नहीं करेगा तो उसका रूल जो है, या मुगल किंग्स मतलब उसके, ऐसा तो नहीं है कि ही वाज द लास्ट मुगल किंग, तो उसके बाद जो है ना मुगल रूल ही खत्म होने वाला है। तो उसके बाद भी जो मुगल रूलर्स हैं, जो उसके डिसेंट्स आएंगे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, धर्म के नाम पर भेदभाव तो हुआ, लेकिन ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ये सिर्फ अकबर ने कोशिश की, उसके बाद के जो किंग्स थे वो फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो कम्युनल होते चले गए थे। अब यहाँ हम देखेंगे कि अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुलह कुल। अबुल फजल ने अपने क्रॉनिकल में अकबर के सुलह कुल की पॉलिसी को डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? अलग करके देखो, समझ में आ जाएगा। सुलह माने सुलह करवाना, ठीक है, किसी मैटर को जो है ना रिजॉल्व करना। सुलह कुल, कुल माने सबको मिला के चलना, सबको एक साथ लेकर के चलना, कुल। तो सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस, सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस, एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। अगर कोई भी रूलर ज्यादा समय तक रूल करना चाहता है और चाहता है कि उसके शासन में शांति स्थापित रहे, तो इट वाज द प्री कंडीशन कि वो जो है ना यहाँ पे एब्सोल्यूट पीस एस्टेब्लिश करे। और एब्सोल्यूट पीस एस्टेब्लिश करने के लिए सभी धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, क्योंकि ज्यादातर जो झगड़े थे वो धर्म के नाम पर ही होते थे। As the cornerstone of enlightened rule in Sulh Kul, all religions and schools of thought had freedom of expression. सुलह कुल जो है, सुलह कुल और दीन इलाही, इबादत खाना, ये तीन आपको टर्म याद रखनी है। दीन इलाही एक नया धर्म एस्टेब्लिश किया था अकबर ने, दीन इलाही। सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस,
और इबादत खाना एक जगह थी, एक प्लेस थी, एक बिल्डिंग बनवाई थी अकबर ने, जहां पर कि वो सभी रिलीजन के लोगों को इनवाइट करते थे और वहां पर बैठ करके उनकी डिबेट्स को सुना करते थे। और वो ये जानना चाहते थे कि सभी धर्म के लोग क्या कहते हैं, सभी धर्मों में क्या कहा गया है। अलग अलग धर्मों के डिबेट जब होती थी और जब वो डिबेट को सुना करते थे, देन ही फाइनली केम टू द कंक्लूजन कि सभी धर्म एक ही बात बताते हैं। इसलिए उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। The ideal of Sulhakul was implemented through the state policies. सुलह कुल की पॉलिसी कैसे एस्टेब्लिश की गई कि स्टेट पॉलिसीज जो है वो इस तरह की हो कि सब जो है वो मिलकर के रह पाए, पीस एस्टेब्लिश हो, माने लड़ाई नहीं हो, माने लड़ाई नहीं हो। ठीक है। द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स was a composite of one comprising Iranians, Turanians, Afghans, Rajputs and Deccanians. अकबर के जो कोर्टियर्स थे, अकबर की जो नोबिलिटी थी, उस नोबिलिटी में किसी एक धर्म के लोगों की बहुमत नहीं था। किसी एक धर्म के लोगों पर ही केवल विश्वास नहीं था अकबर को, अकबर ने सभी धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट किया। सभी धर्म के लोगों को उन्होंने इक्वल उनके साथ में बिहेव किया। ठीक है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जब उनके साथ में सबके साथ में इक्वल ट्रीट किया, तो उनके दरबार में, उनके नोबिलिटी में सभी धर्म के लोग जो है वो शामिल थे, सभी रीजन्स के लोग उसमें शामिल थे। उसमें जो है ईरानीज भी थे, तुरानीज भी थे, उसमें अफगान्स भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें डेकनीज भी थे। डेकनीज माने डेक्कन साइड के, सब तरह के, सब रीजन्स के लोग उसमें शामिल थे। ऑल ऑफ whom were given positions and awards, और सबको जो है ना पोजीशन, अलग अलग पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो सबको दी गई थी बिना किसी रिलीजियस भेदभाव के, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस, और उनको उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग जो है वो, उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग कि किस तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के हिसाब से उनको रिवॉर्ड या उनको जो है ना काम, नोबिलिटी सौंपी गई थी। और किंग के प्रति उनकी लॉयल्टी कैसी है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता था। अकबर ने जो पिलग्रिमेज टैक्स थे, आपको पता है कि अगर किसी को तीर्थ यात्रा पर जाना हो, स्पेशली हिंदूज को अगर तीर्थ यात्रा पर जाना हो, तो उनको एक पिलग्रिमेज टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर बोलते थे उसको, पिलग्रिमेज टैक्स। और एक होता था जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स का मतलब होता था कि मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स माने जो और दूसरे रिलीजन के लोग हैं, दे हैव टू पे दिस टैक्स। अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को 1563 में अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, एंड जिजिया को 1564 में खत्म कर दिया। ये याद रखना, 1563 और 1564, पिलग्रिमेज टैक्स वाज अबॉलिश्ड इन 1563 एंड जिजिया टैक्स वाज अबॉलिश्ड इन 1564, एज द टू वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो टैक्स थे, ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते थे और ये डिस्क्रिमिनेशन पर ही बेस करते थे, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स को ही पे करना पड़ता था, मुस्लिम्स को नहीं पे करना पड़ता था, ओनली नॉन मुस्लिम्स हैव टू पे दिस। All Mughal emperors gave grants to support the building and maintenance of places of worship, even when temples were destroyed during wars. अच्छा, ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, माने जो पूजा की जगह थी उनको बनाने के लिए ग्रांट्स दी जाती थी, मंदिर बनाने के लिए भी, और जो पूजा की जगह थी, पूजा स्थल थे, उनको बनाने के लिए जो है पैसा दिया जाता था, ग्रांट्स दी जाती थी। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर्स, और आपको पता है इतने वॉर्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, मतलब ऊपर से ऐसा दिखाते थे और अंदर से जो है ना उनको डिस्ट्रॉय किया करते थे। ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर, एक बार डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर उसको जो है ना दोबारा से जो है ना रिपेयर करने के भी ग्रांट्स दिए जाते थे। एज वी नो फ्रॉम द रेन्स ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब, हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लेटर द जिजिया वाज रीइम्पोज्ड ऑन मुस्लिम। औरंगजेब ने बाद में इस जिजिया टैक्स को रीइम्पोज कर दिया था, बाद में इसको फिर से लगा दिया था।
आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस बोलेंगे मुंह से, ठीक है? अमीशा, और अभी कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी। मुझे आप लोगों से बातें करनी है।